Hey everyone, I am Isha and today we are going to start up with another important topic of the chapter Carbon and its Compounds from NCERT. ओके सो आज हम क्या करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अब इस टॉपिक में बेसिकली आप क्या समझोगे कि कार्बन जो है इतनी सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में. ठीक है, और बहुत ही सारी चीज़ों में भी मिलता है. इनफैक्ट जो ह्यूमंस है उसमें उनमें भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है. ठीक है, the numbers of carbon compounds whose formula known to chemists was recently estimated to be millions. अब आपको पता है कि हर एक चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जितनी साइंस का पता है, हमें जितना पता है कि इतने जो है कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उतने ही सिर्फ करते हैं. बहुत सारी चीज़ें अब भी अनडिस्कवर्ड हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, फिर बढ़ के इतने हुए और फिर फाइनली जो आज की पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स है. और अभी जो है डिस्कवरीज चल रही हैं, यानी कि हमें अभी भी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता. लेकिन जितना हमें पता है, जितने फॉर्मूले हमें अभी पता है कार्बन कंपाउंड्स के, कार्बन के कंपाउंड्स के, सो वो भी बहुत ज़्यादा हैं. दे आर अप्रॉक्सीमेटली इन मिलियंस. ठीक है, जो उनका नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है. This outnumbers by a large margin the compounds formed by all the other elements put together. Alright, why is it that this property is seen in carbon and no other element? The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इतने सारे जो कार्बन ने कंपाउंड बना रखे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लगभग मिलियंस में है. लेकिन हर एक एटम तो ऐसा नहीं है जिसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सके. सो ऐसा क्या खास है कार्बन में जो दूसरे एलिमेंट्स के पास नहीं है. ठीक है, सो क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. वो अनेबल करता है कार्बन को टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन की वैलेंसी भी. सो यहाँ से आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके नोट्स में डल जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. सो आप यहाँ क्वेश्चन डालोगे अपने नोट्स में कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि कार्बन को लिट करती है लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के पास नहीं है कि वो इतने सारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सके. कौन? कार्बन. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ऑलराइट, सेकेंड जो पॉइंट है आप लिख सकते हो कि कार्बन के पास जो है बहुत ही यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर आइटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. अब आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है. लेकिन हमें ये पता है कि ये 2 की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है H20 या O30 या N50 कुछ इस टाइप से कभी आपने सुना है क्या? नहीं, ऐसा जनरली नहीं होता. और वो क्यों नहीं होता? दैट इज़ बिकॉज कि उनका जो नेचर है, इन सभी एलिमेंट्स का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने ही तरह के बहुत सारे एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सके. लेकिन कार्बन में क्या है, कार्बन एक सिंगल कार्बन एटम भी अपने जैसे बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग शो कर सकता है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या कार्बन के पास ही ये एबिलिटी है. सो ये आपका क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना कि क्या कार्बन के पास ही ये एबिलिटी है जो कि अपने जैसे ही एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. अगर किसी और एलिमेंट के पास है तो उसका नाम भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, सो कार्बन क्या है, इस तरीके से बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ. ठीक है, अब यहाँ पर देखो कार्बन की ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, सो इन वाले कार्बन में क्या हुआ, ये 2 बॉन्ड्स सेटिस्फाई हो गए, 4 बॉन्ड हो गए. यहाँ पर अब इस वाले कार्बन के तो 2 ही हुए पूरे, सो 2 और बना लेगा दूसरे कार्बन के साथ.
इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी 2 और बना लेगा, ठीक है। और इस तरीके से चेन चलती जाएगी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। बहुत सारे जो है ये कार्बन एटम्स ज्वाइन हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, ऑलराइट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब यहाँ हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके की डेफिनेशन लिखकर आ जाए कैटिनेशन की, और आपको बतानी हो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. ठीक है। सो कार्बन किस किस फॉर्म में स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन का, लीनियर चेन हो सकती है, मतलब एज इट इज लीनियर ही कोई चेन है, या फिर उसी में ब्रांचिंग आपको देखने को मिल सकती है, या फिर वो आपको साइक्लिक रिंग की फॉर्म में भी कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट देखने को मिल सकती है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यस, ये तो हमने अच्छे से पढ़ा है, डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated, and compounds of carbon having double or triple bonds between them are called unsaturated compounds. अब ये वाली जो बात है ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, बच्चे क्या है कई बार रट लेते हैं एज इट इज कि जो सैचुरेटेड है यानी कि वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सैचुरेटेड यानी कि कार्बन जो कंपाउंड है उनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और जो अनसैचुरेटेड है यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन हम किस रिस्पेक्ट में इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहते हैं। देखिए, आई होप आप सभी को इतना पता होगा कि सैचुरेटेड का मतलब है जब कोई चीज़ अपने जो है अपर लिमिट तक पहुंच जाए। सैचुरेट होना यानी कि मैक्सिमम जितना हो सकता है वो कंप्लीट हो चुका है, वो अब कंपाउंड क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। लेकिन कार्बन की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, सैचुरेटेड का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कि उस कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन्स ऐड हो सकते थे क्या वो हो चुके हैं। जैसे कि हम सिंपलेस्ट एल्केन ले लेते हैं विच इज़ मीथेन, यानी कि सिंपलेस्ट सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो है मीथेन विच इज़ CH4, ठीक है। अब CH4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ इथेन की, इथेन क्या है, अनसैचुरेटेड है, सॉरी नॉट इथेन, इथीन। इथीन क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इथीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस टाइप का होगा, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप यहाँ पर मीथेन की बात करें या फिर आप यहाँ पर इथेन भी बना सकते थे सिंपली। मीथेन में क्या है, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन है, और इथेन में 2 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हमें पता है कि 4 ही जो है बॉन्ड एक कार्बन एटम बना सकता है, और वो चारों बॉन्ड जो है कार्बन ने बना रखे हैं, वो भी दूसरे एटम जैसे कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है सारे। लेकिन अगर मैं इन दोनों कार्बन एटम्स की बात करूं तो इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड्स, ठीक है। कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन ने बनाए हाइड्रोजन के साथ, और 2 ही बॉन्ड इस वाले कार्बन एटम ने बनाए हाइड्रोजन के साथ। लेकिन मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी है बॉन्ड बनाने की, मैक्सिमम टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने की, और बनाए कितने हैं, 2, यानी कि वो फुल्ली अभी सैचुरेट नहीं हुआ हाइड्रोजन के साथ। अगर यहाँ ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन एटम और भी अटैच हो सकता था कार्बन के साथ, ठीक है। यानी कि ये फुल्ली सैचुरेट नहीं हुआ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और ये केस किसका हुआ आपका, इथीन यानी कि एल्कीन का, यानी कि जहां पर होते हैं डबल बॉन्ड्स। अगर इसी केस को मैं बनाऊं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जिनको हम कहते हैं एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस क्या होते हैं, जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सो इसमें हम ले सकते हैं C2H2। C2H2 में क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन का कार्बन के साथ, और इस तरीके से हाइड्रोजन्स की अटैचमेंट होगी। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, सो हाइड्रोजन, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन मैक्सिमम कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ,
ठीक है, कितने बॉन्डिंग्स हो सकती हैं, 4 सिंगल बॉन्डिंग्स, ठीक है, लेकिन है कितनी, सिर्फ एक एक, जिसकी वजह से ये अभी भी फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, और जो फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है उसको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। सो ये क्या है, अभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन हमने देखा था अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाता और यहाँ पर एक एक बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड बन जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, सो यहाँ पर आ जाती सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है, और 4 सिंगल बॉन्डिंग हो जाती, तो इसकी वजह से हम इसको बोल देते हैं एल्केन। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, इसीलिए जो फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होंगे हाइड्रोजन के साथ, जो कि होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, सो वो होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, क्योंकि अब वो और ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकते हाइड्रोजन के साथ, सो दैट इज़ वाई दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर हुआ सभी कोई कॉन्सेप्ट? ऑल राइट। अब ये चीज़ जो है आप लोगों को रटनी नहीं है कि जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ सैचुरेटेड है और जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड है। अब यहाँ आपको जो है इसका लॉजिक पता लग चुका है। ऑल राइट। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. अब ये बात ध्यान रखना, कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कार्बन कंपाउंड्स की तरह कैटेनेशन शो कर सके, इतनी लंबी चेन बना सके, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और कार्बन अपने जैसे एटम्स के साथ चेन ही नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ पर टर्म यूज करी है टू दी एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन है वो तो बहुत बहुत लंबी चेन्स बना सकता है, लेकिन हर एक जो दूसरे एलिमेंट है वो इतनी लंबी नहीं बना सकते, लेकिन कुछ हद तक जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपको मिल गया आपके क्वेश्चन का आंसर, विच इज सिलिकॉन। Silicon forms compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ऑफ कोर्स सिलिकॉन क्या है, कंपाउंड बनाएगा विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के साथ कंपाउंड बना सकता है, लेकिन जो चेन है उसके लिमिट है 7 से 8 सिलिकॉन एटम्स ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव. The carbon bond is very strong and hence stable. This gives the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. अब ये जो है कार्बन बॉन्ड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए. कुछ प्रॉपर्टी मेंशन है यहाँ पर. फर्स्ट वन इज कि इनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और सेकेंड, अब स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड है दैट मीन वो स्टेबल है. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो वो कंपाउंड भी स्टेबल नहीं हो सकता. ठीक है, सो ये दोनों प्रॉपर्टी तो सिंपल है. अगर आपको पता है कि उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है सो आपको याद हो जाएगा इजीली कि उनका बॉन्ड जो है वो स्टेबल भी है. ऑलराइट, इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं कार्बन एटम्स के, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. एंड नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से कार्बन जो है कैटिनेशन जैसी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, बहुत सारे जो है बहुत लंबी चेन बना सकता है, दैट इज कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है. अब वैलेंसी 4 है, इससे क्या होगा, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम, सिंपल. और वो 4 अदर एटम कैसे होने चाहिए भाई, मोनोवैलेंट होने चाहिए. कार्बन को अगर बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग करनी है 4 दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है, सो चारों एटम्स कैसे होने चाहिए, मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और चाहिए. जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो ही सिंगल बॉन्ड की तरह शेयरिंग कर सकता है कार्बन के साथ. ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. सिंपल. जो कार्बन के साथ जो एटम प्रेजेंट है, अब देखो हमें बताया कार्बन की तो ये प्रॉपर्टी है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ, अब इस वाले केस में कार्बन अटैच नहीं है. कार्बन के साथ हो सकता है ऑक्सीजन अटैच हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो. सो जो अलग टाइप का एलिमेंट आया वही डिसाइड करेगा उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना, क्योंकि वही तो अलग से आया है, वैसे तो कार्बन ही था. ऑलराइट, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ.
और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उससे क्या होगा, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन जो है इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाता है, क्यों बनाता है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. अब छोटा साइज है उससे क्या होगा, देखो अगर कार्बन की, अब आप क्या करो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाओ. कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2,4 और 2,4 यानी कि एक शेल है K और एक शेल है L. तो यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर फर्स्ट शेल, यहाँ पर फर्स्ट शेल है और यहाँ पर सेकेंड शेल है, ठीक है. अब इतनी पास पास जो है इनके शेल्स हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये L शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. अब क्योंकि ये ज़्यादा दूर दूर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स पास में ही है न्यूक्लियस के, दिस इज न्यूक्लियस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ही क्या करता है, इन पे होल्ड रखता है ना इलेक्ट्रॉन्स पे. सो क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास पास हैं, ज़्यादा दूर नहीं हैं, सो इससे जो है न्यूक्लियस का बढ़िया होल्ड रहता है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे, और जिसकी वजह से ये कैसा कंपाउंड बन जाता है, स्टेबल बन जाता है. ऑलराइट. अगर यहीं पर मैं बात करूं कि शेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता, ठीक है, अगर मान लो कि शेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है. और न्यूक्लियस के बाद हम ये बना देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा K शेल, देन L शेल, देन M, K L M, देन N, ठीक है. मान लो इतने सारे शेल्स जो हैं आपके किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है, ठीक है. अब ज़्यादा नहीं बना रहे, इतने काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इनमें. अगर इतने सारे शेल्स प्रेजेंट हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है इसमें भी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है. मैक्सिमम जो फोर्स रहेगा शेल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कंट्रोल रहेगा इन प्रोटॉन्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा पास पास में रह सकता है, ठीक है. फर्स्ट शेल में हो गया, सेकेंड शेल में हो गया, थर्ड में हो गया. लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो कंट्रोल है चार्जेस पे वो कम होता जा रहा है, ठीक है. लेकिन चार्जेस पे कंट्रोल जो है कम नहीं करना, दैट इज़ वाई. अगर चार्जेस पे कंट्रोल कम हो गया तो क्या होगा, अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं बन पाएगा. तो छोटा साइज है, इस वजह से भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि यहाँ पर स्टेबल बन जाता है क्या, इनका कंपाउंड. क्लियर हुआ सभी को? ऑलराइट. This enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strong. शेयर्ड पेयर से क्या मतलब है कि जो शेयरिंग करी कार्बन एटम ने, ठीक है, कार्बन एटम ने क्या किया, क्योंकि हमें पता है यहाँ कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और जब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, सो शेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर आए उनको भी जो है न्यूक्लियस अच्छे से होल्ड कर सकता है, क्योंकि वो जो शेल्स है वो पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है वो शेल, ठीक है. The bond formed by elements having bigger atoms are much weaker. Weaker क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है उससे बहुत ही ज़्यादा दूर तक जो है शेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब जो पास वाले हैं उन पे तो अच्छा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो दूर वाले जो शेल्स हैं उन पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाता न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स का, ठीक है. सो अच्छे से जो है बॉन्डिंग या फिर जो भी आप कह सकते हो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो नहीं बन पाते, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता वो कंपाउंड, ठीक है. सो आज हमने क्या पढ़ा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, जहाँ हमने कार्बन की प्रॉपर्टी समझी, कैटिनेशन की, कैटिनेशन क्यों होती है, दूसरे एलिमेंट्स क्या कैटिनेशन शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके हमने ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम इनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और नेक्स्ट क्लास के बाद जो है हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को भी स्टार्ट कर देंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.